हेलो एवरीवन, मैं अनु आप लोगों के बीच बीएड का क्वेश्चन लाई हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट है हिंदी का शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी ऑफ हिंदी। तो देखते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा और एक लाइक करते जाइएगा। भाषा के रूपों एवं प्रकारों पर प्रकाश डालिए। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप भाषा का मूल रूप है, यह मानव को सहज रूप में ही प्राप्त होता है, जबकि लिखित रूप को सीखने में विशेष प्रयत्न की आवश्यकता भी पड़ती है। भाषा का मौखिक रूप व्यक्ति के जीवन और समाज के विकास रूप क्रम में पहले आता है और लिखित रूप बाद में। लेखन क्रिया मात्र एक व्यक्ति है जिससे भाषा का उच्चारित या रूप दृश्य संकेतों द्वारा अंकित किया जाता है। इस प्रकार लेखन दिखाई करने वाले के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। इन लिपि चिन्हों का ज्ञान ही अक्षर कहलाता है। जब हम कहते हैं कि वह अमुक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसकी अभिप्राय है कि उसे अक्षर ज्ञान नहीं है, अर्थात वह साक्षर नहीं है। उसे बोलना आता है लेकिन लिखना नहीं आता है। भाषा के मौखिक रूप को निश्चित और अस्थायी रूप देने के लिए लिखित स्वरूप प्रदान किया गया है और यही लिखित रूप भाषा को सुरक्षित रखता है और उसे मानक रूप प्रदान करता है। उदाहरणार्थ, आज संस्कृत का विलुप्त साहित्य हम हिंदी भाषियों को देवनागरी लिपि के माध्यम से प्राप्त है। समाज में एक दूसरे को जोड़ने में भाषा के लिखित रूप भाषा का कृत्रिम रूप है महत्वपूर्ण है, योगदान है। साथ ही यह ज्ञान की संपत्ति राशि को आगे की पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखता है। भाषा के प्रकार कहा जा चुका है कि भाषा के दो प्रकार हैं, क्रमशः मौखिक और लिखित रूप। भाषा का मूल तथा लिखित रूप भाषा का कृत्रिम रूप है। इसी प्रकार किसी देश, प्रदेश, समाज या विश्व के किसी मूल भाग में कोई भाषा किस नाम से अभिहित की जा रही है, उसके आधार भाषा के निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। मातृभाषा वह भाषा है जिससे बालक अपने परिवार में रहते हुए अपनी माता, परिवार के अन्य सदस्य, संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों और हरियाणवी राजस्थानी हो सकती है, परंतु हरियाणवी और राजस्थानी हो सकती है। दोनों की मातृभाषा हिंदी ही है, क्योंकि यहाँ के निवासी मूलतः प्रयत्न करके यही भाषा सीखता है। मूल भाषा से अभिप्राय उस भाषा से होता है जो किसी भाषा, परिवार आदि भाषा होती है और बाद में अनेक भाषाओं को जन्म देती है। इसलिए भाषा के विद्वान इसे मूल भाषा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तरी भारत की आय भाषाओं की मूल भाषा का जानना जरूरी होता है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि यूरोपीय भाषाओं की मूल भाषाएं ग्रीक तथा लैटिन भाषाएं हैं। प्रादेशिक भाषा देश के निवासी प्रदेश अथवा राज्य विशेष में प्रयुक्त होने वाले भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। उदाहरणार्थ, पंजाब में प्रयुक्त होने वाले भाषा पंजाबी, कश्मीर घाटी में प्रयुक्त होने वाली कश्मीरी, असम राज्य में प्रयुक्त होने वाले असमिया तथा इसी प्रकार उत्तर भारत के एक विशाल भाग उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पश्चिम उत्तराखंड व दिल्ली में प्रयुक्त होने वाली हिंदी आदि प्रादेशिक भाषाओं के उदाहरण हैं। राजभाषा राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर सरकारी कामकाज चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। इसे संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। भारत की राजभाषा हिंदी होते हुए भी देश के विभिन्न राज्यों की राजभाषाएं अलग अलग हैं तथा आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है, तमिलनाडु की राजभाषा तमिल तथा कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़ है। इसी प्रकार उड़ीसा तथा बंगाल की राजभाषा बंगाली है। पांचवा राष्ट्रभाषा जिस प्रकार देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु, पक्षी व फूल आदि वहाँ का कार्य करते हैं, उसी प्रकार देश के भाव, विचार और संस्कृति को अभिव्यक्त करने के लिए जिस भाषा का वाहक बनाया जाता है उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। संसार के अधिकांश देशों की अपनी एक
राष्ट्रभाषा है, परंतु भारत एक ऐसा देश है जहां अनौपचारिक रूप से बेशक हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जा सकता है, परंतु संवैधानिक रूप से इसे राज्य तक का दर्जा नहीं मिला पाया है। संसार भाषा की सब भाषाओं का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि प्राय सभी देशों में मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा एक होती है, परंतु भारत के एक बहुभाषी देश होने के कारण भाषा के इन 4 प्रकारों में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। सांस्कृतिक भाषा वह भाषा है जिसमें किसी राष्ट्र, समाज अथवा जाति की सांस्कृतिक धरोहर संस्कृति संरक्षित होती है। वह भाषा उस देश की सांस्कृतिक भाषा कहलाती है। भारत में सांस्कृतिक भाषा का गौरव सहज ही में संस्कृत भाषा को दिया जाता है, क्योंकि इस भाषा में हमारे प्राय सभी होते हैं पौराणिक ग्रंथ, रामायण, महाभारत तथा गीता जैसे ग्रंथों का अपनयन हुआ है, जो हमारी समूची सभ्यता तथा संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। यदि हम संस्कृति के गौरवपूर्ण इतिहास और ज्ञान विज्ञान की जानकारी चाहते हैं तो हम संस्कृत भाषा का अध्ययन अवश्य ही करना पड़ेगा। यूरोप के अधिकांश देशों की सांस्कृतिक भाषाएं यूनानी तथा लैटिन है। मानक भाषा वो होती है जो अपने क्षेत्र विशेष में प्रचलित अनेक बोलियों में एक होते हुए भी अपनी लोकप्रियता और बहुप्रचलन के कारण एक मानक स्थापित करने में समर्थ हो जाती है। उदाहरणार्थ, उत्तर भारत में वर्तमान में हिंदी भाषा के अंतर्गत 18 बोलियों भाषाओं की गणना होती है, परंतु पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली खड़ी बोली लोकप्रियता एवं बहुप्रचलन के कारण मानक भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। आज हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इसी भाषा के साहित्य को मानक प्रस्तुत किया जाता है। अपभाषा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभाषा को परिभाषित करते हुए कहा है कि अपभाषा का वह रूप है जिसे परिनिष्ठित या शिष्ट भाषा की तुलना में विकृत या अनुपग्रह समझा जाता है। वस्तुतः यह मानक भाषा का विग्रह हुआ रूप है जिसे अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे, अशिक्षित तथा पिछड़े हुए तबके के लोगों के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। अश्लील, गंवारू, अपभ्रष्ट, अविकृत और अशिष्ट भाषाएं इसे के अंतर्गत आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा जो संसार के लिए सभी के राज्यों के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भी बनती है, वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। विज्ञान के प्रगति के कारण राष्ट्रों की दूरियां कम हो गई है और संसार एक इकाई के रूप में बन गया है। आज कोई भी राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं का स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर पा सकता है। यही कारण है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से संबंध स्थापित किए बिना अपने स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकता। एक दूसरे के संपर्क में आने के लिए और संबंध स्थापित करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। वर्तमान में अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से विश्व के प्राय राष्ट्र विचार विनिमय करते हैं। अंग्रेजी आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। विदेशी भाषा किसी भी देश के लिए वह भाषा जो उस देश की न तो मातृभाषा और न ही राजभाषा और राजभाषा है, उस देश के लिए विदेशी भाषा होती है। जैसे हमारे देश के लिए जर्मनी, रूसी, जापानी, चीनी और फ्रेंच आदि भाषाएं विदेशी भाषाएं हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश में प्रयोग आने वाली अन्य कुछ भाषाएं जैसे अरबी, फारसी और अंग्रेजी भी विदेशी भाषाएं के अंतर्गत आती है। विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी आवश्यकता प्राप्त करना हितकर है, लेकिन अनिवार्य है कि प्रायः प्रतिभावान व्यवस्थित इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं और इन भाषाओं के ज्ञान विज्ञान और साहित्य की पुस्तकों का हमारे राष्ट्र की मातृभाषाओं और राष्ट्र भावनाओं में अनुवाद करते हैं, जिसमें राष्ट्रभाषा के अन्य नागरिक भी अपना ज्ञान वर्धन कर सके। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आज का क्वेश्चन ख़त्म हुआ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।